नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड MGP 004 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि MGP 004 का जो संबंध है वो गांधी जी के राजनीतिक विचारों से है। जहां हम इस PDF में टोटल 10 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये 10 के 10 जो क्वेश्चन है वो हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चेक करोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि गांधी पर प्रमुख बौद्धिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाहता है कि जी गांधी जी के विचार हैं, उन विचारों पर किस किस का प्रभाव पड़ा है, क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति होता है वो किसी न किसी से तो प्रभावित होता ही है। तो गांधी जी के जीवन में जो ये बदलाव आया, गांधी जो सत्य और अहिंसा के पुजारी हो गए, ये उन्होंने सत्य और अहिंसा का पाठ कहाँ से सीखा। तो जब आप महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि महात्मा गांधी पर कई बौद्धिक प्रभाव पड़े हैं जिन्होंने उनके विचारों को बदला है, उनकी जीवन शैली को बदला है और राजनीतिक पद्धतियों को आकार दिया है। इनमें से हम कुछ प्रमुख विचारों को पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया। तो आप सभी जानते हो जो महात्मा गांधी हैं ये अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन ये अहिंसा का सिद्धांत उन्होंने कहाँ से सीखा। तो अहिंसा के सिद्धांत के लिए वो जैन धर्म से पूरे तरीके से प्रभावित थे। महात्मा गांधी ने बचपन में जैन धर्म और इसके अहिंसक सिद्धांतों को अध्ययन किया, जिसका प्रभाव उन पर बहुत ही गहराई से पड़ा। जहां उन्होंने जैन मुनियों और उनके उपदेशों के जरिए अहिंसा का महत्व समझा, जो उनके पूरे जीवन और आंदोलन का आधार बना। अगर आप जैन धर्म के सिद्धांत पढ़ोगे तो आपको पता है कि जैन धर्म का जो सिद्धांत है वो पूरी तरीके से अहिंसा पर ही आधारित है। जहाँ जैन धर्म की थ्योरी ये कह रही है कि अगर आपके मन में किसी के प्रति गलत विचार आ रहे हैं तो ये भी हिंसा है। और जैनिज्म थ्योरी जो है वो अहिंसा का सिद्धांत इतनी तरीके से मानती है कि उन्होंने कृषि कार्य तक करने से मना कर दिया, क्योंकि जैनिज्म ये कहता है कि अगर हम खेतीबाड़ी करते हैं तो उससे बहुत सारे जो है कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो इसीलिए ये लोग व्यापार करते हैं। तो जैनिज्म की जो थ्योरी है, अगर आप पढ़ोगे जैन थ्योरी तो आपको जैन धर्म के सिद्धांत में अहिंसा का सिद्धांत सबसे तगड़ा सिद्धांत मिलेगा आपको। जहाँ जैन धर्म ये कहता है पर्वत हो, पहाड़ हो, झील हो, झरने हो, चट्टान हो, हर जगह जीव है और ऐसे में हमें किसी प्रकार से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये जैन थ्योरी कहती है। तो जैन थ्योरी का जो प्रभाव है वो गांधी जी पर बहुत ज़्यादा पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने अहिंसा को बढ़ावा दिया। अब हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म और भगवत गीता का उन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, जब उन्होंने भगवत गीता का अध्ययन किया तो भगवत गीता का अध्ययन उनके जीवन के लिए सबसे निर्णायक मोड़ था। और भगवत गीता का अध्ययन तो किसी के जीवन में भी निर्णायक मोड़ ला सकता है। भगवत गीता से उन्होंने कर्मयोग और आत्मनियंत्रण के महत्व को समझा कि सेल्फ कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कर्मों का सिद्धांत क्या है। उन्होंने इसे नैतिकता और धर्म के साथ प्रयोग किया और अपने कार्यों को करने की प्रेरणा के रूप में अपनाया। तो आपको पता ही है भगवत गीता है इतनी जादुई किताब कि कोई भी पढ़ ले उसे कर्म का सिद्धांत तो पता ही चलता है, साथ में वो अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल भी कर लेता है। ईसाई धर्म का प्रभाव भी पड़ा है, क्योंकि महात्मा गांधी ने विदेश से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। तो महात्मा गांधी ने ईसा मसीह के सत्य और प्रेम पर आधारित उपदेश और अहिंसक जो प्रतिरोध का संदेश है ये उन्होंने ईसाई धर्म से सीखा है। उनके ऊपर टॉलस्टॉय की किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है, जिसमें उन्होंने अहिंसा के विचारों को और ज़्यादा मजबूत किया है। इसके अलावा दो लेखक हैं जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा गांधी जी पर, जॉन रस्किन और टॉलस्टॉय। तो जब भी आप गांधी की बायोग्राफी पढ़ोगे तो जॉन रस्किन और टॉलस्टॉय का जिक्र जरूर होगा वहाँ पर। जहाँ जॉन रस्किन की पुस्तक है अनटू द लास्ट, इसने गांधी को समानता, श्रम की गरिमा और साधारण जीवन के महत्व की ओर आकर्षित किया। अगर आप जॉन रस्किन की किताब पढ़ोगे अनटू दिस लास्ट, तो इस किताब में 3 सिद्धांतों की बात थी। पहला, एक व्यक्ति का भला सभी व्यक्तियों के भले में निहित है। अगर हर एक व्यक्ति का भला होता रहे तो समाज का भला अपने आप ही हो जाएगा और देश का भला अपने ऊपर जाएगा। इसके अलावा इस किताब की एक सबसे बड़ी बात ये थी कि ये हर किसी के कार्यों को महत्व देती है, कि एक वकील का कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक न्यायिक का, क्योंकि दोनों ही अपने कार्यों से जीविका उपार्जन कर रहे हैं और समाज को गतिशील रख रहे हैं। इसी प्रकार से चाहे एक मजदूर का जीवन हो, चाहे एक दस्तकार का जीवन हो, सभी का जीवन सम्मान करने योग्य है। तो इस प्रकार से जो ये किताब थी जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट में, इसमें गांधी जी ने समानता के महत्व को समझा। और सबसे बड़ी बात है श्रम की गरिमा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो छोटा काम करते हैं तो उन्हें निम्न समझा जाता है, लेकिन कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। अगर सभी काम होने बंद हो जाएंगे, छोटे वाले जिसे हम कहते हैं छोटे काम ही, अगर वो कम होने बंद हो जाएंगे तो भाई एकदम से जो सोशल स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा। तो गांधी जी ने सभी श्रम की गरिमा की बात करी, साधारण जीवन के महत्व की बात करी। उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि आखिरकार वो मनुष्य ही है। और ये विचार जो उन्होंने सीखा वो जॉन रस्किन की किताब से सीखा। इसी प्रकार से जो टॉलस्टॉय था उसकी किताब से उन्होंने अहिंसा और सत्य का विचार और ज़्यादा गहराई से सीखा। इसी प्रकार से थोरो की जो पुस्तक है, हेनरी डेविड थोरो की किताब है सिविल डिसोबीडेंस,
इस किताब ने गांधी को सिखाया कि अगर आपका कानून अन्यायपूर्ण है तो उस कानून के खिलाफ आप असहयोग कर दो। तो गांधी जी का जो असहयोग का सिद्धांत था वो थोरो से प्रेरित था, जहां हेनरी डेविड थोरो की किताब थी सिविल डिसोबीडेंस, यानी कि कब हमें सरकार की आज्ञा नहीं माननी चाहिए। तो जब सरकार अत्याचार हो जाए, सरकार जो है उसके कानून जो है वो अन्यायपूर्ण हो जाए, तो आप सिविल डिसोबीडेंस का सहारा लेते हो, सविनय अवज्ञा का सहारा लेते हो, असहयोग का सहारा लेते हो। तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसके जो प्रिंसिपल्स थे, वो उन्होंने डेविड थोरो से लिए थे। स्वामी विवेकानंद के विचारों का भी गांधी जी पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है, जहां संस्कृति, धर्म और योग के प्रति वो प्रभावित हुए हैं। गौतम बुद्ध का जो मध्यम मार्ग था, जो करुणा के विचार थे, इन्होंने गांधी को अहिंसा की गहराई से समझने में सहायता करी। इस प्रकार विभिन्न दार्शनिकों, विभिन्न धार्मिक प्रभावों ने गांधी को एक संपूर्ण दृष्टिकोण दिया, और आज हम गांधी दृष्टिकोण को पढ़ते हैं। तो जब आप गांधी दृष्टिकोण को पढ़ रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि गांधी जी का ये जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण आया कहाँ से। तो आपको पता चलता है उन्होंने विभिन्न दार्शनिकों का अध्ययन किया, इसके साथ साथ विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों का अध्ययन किया, और सत्य, अहिंसा, आत्मनियंत्रण और सहनशीलता उनके जीवन का मुख्य आधार बन गए। यही कारण है कि जो गांधी के विचार हैं और जो आंदोलन है वो सिर्फ राजनीतिक नहीं थे, बल्कि वो नैतिक भी थे, स्पिरिचुअल भी थे, उनका धर्म से भी संबंध था। तो अगर एग्जामिनर हमसे ये क्वेश्चन पूछता है गांधी के राजनीतिक विचारों पर या धार्मिक विचारों पर या गांधी जी के विचारों पर किन किन बौद्धिक प्रभावों का प्रभाव पड़ा है, तो आप मे भी ये क्वेश्चन डेफिनेटली कर देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी की राज्य और स्वराज्य की अवधारणा का वर्णन कीजिए। बहुत आता है ये क्वेश्चन भाई, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है कि गांधी जी की राज्य और स्वराज्य की अवधारणा का वर्णन करो, यानी कि राज्य और स्वराज्य के बीच में गांधी जी के क्या विचार थे। तो देखो, महात्मा गांधी ने जो राज्य पर विचार दिए हैं, जो स्वराज्य पर विचार दिए हैं, वो अद्वितीय हैं और राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। गांधी जी ने जो अपने जीवन के विचार दिए हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो गांधी जी के जो राजनीतिक विचार हैं वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मार्गदर्शक हैं। उनके जो राज्य और स्वराज्य की अवधारणा है उसे हम दो भागों में बांटेंगे, और सबसे पहले हम ये समझेंगे गांधी जी राज्य के बारे में क्या सोचते थे। तो देखो, राज्य के दो दृष्टिकोण थे, एक था वेस्टर्न फिलॉसफी का दृष्टिकोण और एक गांधी जी का। गांधी जी जो पश्चिमी दृष्टिकोण थे उसे नहीं मानते थे। उन्होंने राज्य को एक केंद्रीकृत सत्ता के रूप में देखा, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के रूप में देखा, जो लोगों की स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। यानी कि गांधी जी ये कह रहे हैं जो राज्य है, जो सरकार है, ये लोगों की स्वतंत्रता को सीमित करती है। उनके अनुसार राज्य एक शक्तिशाली बल है, उनके अनुसार राज्य हिंसा पर आधारित है। उनका ये मानना है, गांधी जी का ये मानना है कि राज्य का अस्तित्व हिंसा के आधार पर होता है, खासकर जब वह लोगों पर कानून और नियम थोपता है। यानी कि राज्य जब नियम बनाता है, कानून बनाता है, तो उसका उद्देश्य लोगों पर हिंसा करना होता है। उन्होंने इसे संगठित हिंसा का नाम दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ हद तक ये हिंसा सही हो सकती है, लेकिन हमेशा ये हिंसा सही नहीं हो सकती। उनका ये मानना था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसे में मनुष्य की कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन कई बार मनुष्य अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को फॉलो नहीं करता है, जिसकी वजह से राज्य को बल का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि राज्य हिंसा और दंड का प्रयोग कम से कम करे, और जहाँ तक संभव हो व्यक्ति के कार्यों को स्वतंत्रता प्रदान करे। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि गांधी का जो विचार है वो कहीं ना कहीं उदारवाद से प्रेरित है। तो गांधी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, गांधी राज्य को हिंसा का एक माध्यम मान रहे हैं। गांधी ये कह रहे हैं कि राज्य कई बार बेमतलब के नियम कानून बनाकर राज्य लोगों को प्रताड़ित करता है। गांधी कहते हैं नियम कानूनों की जरूरत है, लेकिन ऐसे नियम कानून भी ना हो जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर दें। सिर्फ ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए नुकसानदेह हैं, समाज को दुख देने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए नियम कानूनों का प्रयोग करना चाहिए। बाकी व्यक्ति को जो है वो स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। तो गांधी के अनुसार राज्य कैसा है? राज्य हिंसा पर आधारित एक उपकरण है। दूसरा, गांधी जी ने जो राज्य पर अपने विचार दिए वो ये कहा कि आधिकारिक नियंत्रण नहीं होना चाहिए। गांधी जी सरकारी और नौकरशाही नियंत्रण के विरुद्ध थे। इसका मतलब है वो समाजवाद के खिलाफ थे। तो गांधी जी सरकारी और नौकरशाही नियंत्रण के विरुद्ध थे। उनका मानना था राज्य का बेमतलब का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के लिए बेकार होता है। तो इस प्रकार से गांधी जी राज्य के बारे में न्यूनतम राज्य चाहते हैं। न्यूनतम राज्य का सिद्धांत मतलब यह है कि राज्य का काम होगा बस लोगों की सुरक्षा करना, बाकी जो व्यक्ति है वो अपनी अपनी स्वतंत्रता को बढ़ावा देंगे। गांधी जी राम राज्य की कल्पना चाहते थे जो नैतिकता और सेवा पर आधारित था। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा तो अपने अपने समाज के विकास के लिए काम करेगा, और ऐसे में किसी को भी सरकार की जरूरत नहीं होगी। तो क्योंकि गांधी जी का जो दृष्टिकोण था वो आदर्शवाद था, ये सोचना बहुत अच्छा है कि हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा, लेकिन रियलिटी ये है कि व्यक्ति जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता। इसलिए गांधी जी का जो राज्यवाद का सिद्धांत है वो एक आइडियलिस्टिक अप्रोच तो ठीक है, बट रियलिस्टिक से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये आदर्शवादी यथार्थवादी नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आता है ये वाला, तो सबसे पहले आप गांधी जी के राज्य पर विचार बताओगे और ये बताओगे राज्य हिंसा पर आधारित है। राज्य ऐसे नियम कानून बनाता है जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। फिर आप बताओगे राज्य का जो आधिकारिक नियंत्रण है गांधी ने इसका विरोध किया है, और न्यूनतम राज्य का सिद्धांत दिया है, राम राज्य की कल्पना की है। अब हम बात कर रहे हैं स्वराज की धारणा।
तो गांधी जी की पुस्तक भी है हिंद स्वराज। तो स्वराज गांधी जी के राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय तत्व था। इसका मतलब सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है बल्कि आत्मनिर्भरता थी। गांधी जी कहते हैं कि अगर हम मान लो स्वतंत्र भी हो गए लेकिन हम खुद में आत्मनिर्भर नहीं हुए, हमारी अर्थव्यवस्था खुद में आत्मनिर्भर नहीं हुई, तो इस आज़ादी का कोई फायदा नहीं है। स्वराज मतलब होता है स्वयं का राज, और स्वयं का राज का मतलब है हम आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी स्वतंत्र होने चाहिए। तो गांधी जी के जो स्वराज का चिंतन था उसका मतलब ये नहीं था कि हमें सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी लेनी है। वो ये चाहते थे प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, प्रत्येक गांव का विकास हो, हर एक व्यक्ति का विकास हो। ऐसा ना हो कि किसी एक के पास ही पूंजी इकट्ठी हो जाए। गांधी जी के स्वराज का जो था वो व्यक्तिगत अर्थ था, इंडिविजुअल मीनिंग थी। गांधी जी के अनुसार स्वराज का मतलब था आत्मनियंत्रण, खुद पर कंट्रोल होना चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए। स्वयं मतलब स्वयं और राज मतलब नियंत्रण, यानी कि स्वयं पर नियंत्रण है स्वराज। उनका मानना था कि व्यक्ति को अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं संभालना चाहिए। इसके लिए उन्हें सत्य का राह अपनानी चाहिए, अहिंसा की राह अपनानी चाहिए और नैतिकता पर ध्यान देना चाहिए। गांधी जी के सामूहिक स्वराज का मतलब ये था कि गांव जो होंगे सारे आत्मनिर्भर होंगे। उनका मानना था कि भारत ना गांवों का देश है, ऐसे में भारत का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो गांव के आधार पर होना चाहिए, शहर के आधार पर नहीं। उन्होंने कहा सत्ता का बंटवारा इस तरीके से होना चाहिए कि छोटे से छोटे गांव को भी फायदा मिले उसका। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। कुटीर उद्योग वो होते हैं जो घरों में बनाए जाते हैं, जैसे चटाई के उद्योग हो गए, हथकरघा उद्योग हो गए, जिससे हर एक बंदे को काम मिले। गांधी जी मशीनीकरण का विरोध करते थे। गांधी जी के राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले गांधी जी की जो स्वराज धारणा थी वो राजनीतिक स्वतंत्रता से बिल्कुल अलग थी। वो तो ये कहते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ गरीबी से भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हमें अशिक्षा से भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और समाज में जो असमानताएं हैं उससे भी हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सच्चे स्वराज का मतलब ये है हम ऐसा समाज का निर्माण करेंगे जहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो, प्रत्येक व्यक्ति समान हो। गांधी जी का आदर्श था राम राज्य। उन्होंने राम राज्य को स्वराज का प्रतीक माना। राम राज्य का अर्थ ऐसा शासन था जो सत्य पर आधारित हो, अहिंसा पर आधारित हो, न्याय पर आधारित हो, नैतिकता पर आधारित हो। उनका उद्देश्य समाज को आत्मनिर्भर बनाना था, समान बनाना था, जहां प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, अमीर गरीब की कोई खाई नहीं होनी चाहिए, कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए, कोई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए था। तो सच्चा स्वराज वही है जो सत्य, अहिंसा, न्याय के आधार पर समाज का निर्माण हो सके। निष्कर्ष ये निकलता है गांधी जी की राज्य और स्वराज की जो धारणा है वो नैतिकता पर आधारित थी, आत्मनिर्भरता पर आधारित थी और सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित थी। उनका मानना था राज्य को जो है वो कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जो स्वतंत्र समाज हो, राज्य का हस्तक्षेप ना हो, हर एक व्यक्ति समानता के नियम में बंधा हो और राज्य में हिंसा का बिल्कुल भी कोई स्थान ही ना हो। ये धारणा आज भी प्रासंगिक है, समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन वही वाली बात है, इमेजिनेशन में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हिंसा का रास्ता छोड़ देगा, सम्मानपूर्वक जीवन जिएगा। लेकिन मनुष्य लोभी है, स्वार्थी है, लालची है, जिसकी वजह से अन्याय होते रहते हैं। अगर हर एक व्यक्ति अपनी ड्यूटी को समझ ही लेगा तो फिर तो यहीं पर ही राम राज्य बन जाएगा, बट ऐसा होता ही तो नहीं है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, गांधी व्यक्ति को सत्याग्रह से कैसे जोड़ते हैं? तो गांधी जी का एक सबसे ज़बरदस्त सिद्धांत था वो सत्याग्रह था। तो गांधी एक व्यक्ति को सत्याग्रह से कैसे जोड़ रहे हैं? सत्याग्रह के वो कौन से सिद्धांत हैं जो व्यक्ति को अपनाने चाहिए? तो देखो, सत्याग्रह का मतलब है सत्य के राह पर अड़ते हुए अपनी बात को मनवाना। इसमें आपकी मृत्यु तक हो सकती है, अपने आप को सजा देना होता है एक तरीके से सत्याग्रह गांधी जी के हिसाब से। तो गांधी जी कह रहे हैं कि जो सत्याग्रह है इसका मतलब है सत्य के प्रति आग्रह। ये नैतिक रूप से अहिंसक आंदोलन के रूप में उन्होंने विकसित किया है। ये किसी भी अन्याय का विरोध करता है, किसी भी दमन का विरोध करता है। यानी कि सरकार जब अन्याय करती है, सरकार जब दमन करती है, ये सरकार ही नहीं बल्कि कोई जमींदार भी दमन कर रहा है, कोई मकान मालिक किराएदार का दमन कर रहा है, कोई अमीर गरीब का दमन कर रहा है, तो हर जगह आप शांतिपूर्ण विरोध कर सकते हो सत्याग्रह के माध्यम से। इसके माध्यम से उन्होंने व्यक्ति और समाज को सत्य और अहिंसा के आधार पर आचरण करने के लिए प्रेरित किया। गांधी का ये मानना था कि अगर आप अपने विरोधी का दिल जीत लेते हो तो आपने ये मान के चलो विश्व जीत लिया, क्योंकि गांधी हृदय परिवर्तन की धारणा पर विश्वास रखते थे। उनका मानना था अपने आप को कष्ट देकर हम ना दूसरों का दिल जीत सकते हैं। हालांकि बच्चे जो हैं वो आजकल ऐसी चीज़ें अपनाते हैं, सोचते हैं अपने आप को कष्ट देकर क्या कहते हैं हम दूसरों का दिल जीत लेंगे। इसके लिए बच्चे खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। कई बार मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, समाज में ऐसा होता है कई बार कि बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपने ऊपर जो है चोट पहुँचा लेते हैं अपनी बातें मनवाने के लिए। लेकिन ये रियल में सत्याग्रह नहीं है, ये स्वार्थ है। कई बार कुछ लोग सोचते हैं वो सत्याग्रही बन गए अपने आप को नुकसान पहुंचा के, तो रियल में अपने आप को नुकसान पहुंचाना सत्याग्रह नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, उसका एक उद्देश्य भी होना चाहिए। तो गांधी जी व्यक्ति को सत्याग्रह के माध्यम से कैसे जोड़ते हैं? गांधी जी का मानना है सत्याग्रह सत्य और अहिंसा के आधारित पे है। हमें हर स्थिति में सत्य का साथ देना चाहिए। उन्होंने लोगों को सिखाया कि अपने विरोधियों से लड़ने के लिए हिंसा का सहारा मत लो, सत्य और धैर्य का पालन करो। उन्होंने कहा सत्याग्रह का मतलब होता है आत्मशुद्धि, आत्मबल। तो उन्होंने कहा जब आप सत्य की राह पर चलते हो, सत्य के माध्यम से आग्रह करते हो,
तो आप आत्मशुद्धि को बढ़ावा दे रहे हो, आप आत्मबल के मार्ग पर चल रहे हो। उन्होंने कहा अन्याय के खिलाफ लड़ाई से पहले व्यक्ति को अपने जीवन में सत्यता का पालन करना होगा, क्योंकि जब आप ही सत्य का पालन नहीं कर रहे हो तो दूसरों को आप कैसे कह सकते हो। जैसे आज समाज में भ्रष्टाचार की समस्या है, हर एक व्यक्ति कह रहा है कि करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है। मैं ये कह रहा हूँ करप्शन हो कहाँ से रहा है? करप्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो कर रहे हैं। अगर सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ईमानदार हो जाएं तो सरकार की बस की नहीं है करप्शन करना, क्योंकि सरकार करप्शन करेगी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के दम पर ही तो करेगी। तो हर एक व्यक्ति चाहता है करप्शन ना हो, जबकि वो खुद करप्शन करना चाहता है, दूसरों से इच्छा नहीं कर रहा बस वो। तो यहाँ पर गांधी यही कहना चाहते हैं कि अगर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी है ना, तो पहले आपको खुद न्यायी होना होगा। अगर आप दूसरों से सत्य की अपेक्षा करें तो खुद आपको सत्यता का पालन करना होगा, आत्म त्याग करना होगा, बलिदान में विश्वास रखना होगा, सहज संयम और धैर्य का जीवन जीना होगा। सत्याग्रही के लिए धैर्य और संयम बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सत्याग्रही आंदोलन के लिए अड़ता है तो कोई जरूरी नहीं है उसकी मांग एक ही दिन में मान ली जाएगी, हो सकता है 10 दिन भी लग जाए, महीने भी लग जाए, साल भी लग जाए। तो सत्याग्रह के लिए धैर्य और संयम जरूरी है। गांधी जी ने लोगों को सिखाया कि सत्याग्रह के विरोध के दौरान मानसिक और शारीरिक कष्टों को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि विरोधी आपको मेंटली टॉर्चर देगा, आपको फिजिकली टॉर्चर करेगा, फंसाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको सत्य की राह पर ही टिके रहना है। असहयोग विरोध करना है, असहयोग और शांतिपूर्ण विरोध करना है। सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है सत्याग्रह। इसके साथ साथ उन्होंने लोगों को सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधार अभियानों में भी हिस्सा लिया। गांधी जी कहते हैं कि जो सत्याग्रह है वो कमजोरों का हथियार नहीं है, बल्कि ये तो शक्तिशाली का अधिकार है, क्योंकि जो शक्तिशाली बंदा होता है वही खुद पे कंट्रोल कर सकता है, कमजोर बंदा खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता। गांधी जी ने कहा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सत्य की शक्ति होती है, बस उसे जगाना जरूरी होता है। सत्याग्रह व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। निष्कर्ष ये निकलता है गांधी जी सत्याग्रह के माध्यम से व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, आत्मविश्वास और नैतिकता की धारणाओं से जोड़ते हैं। उन्होंने इसे केवल एक राजनीतिक साधन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और नैतिक आंदोलन माना है। सत्याग्रह व्यक्ति के भीतर होता है, समाज में न्याय और समानता स्थापित करने का माध्यम बनता है। चौथा क्वेश्चन है कि गांधी ने आर्थिक समानता को अहिंसा और स्वतंत्रता के आधार के रूप में क्यों देखा। यानी गांधी ये कह रहे हैं कि अगर हम आर्थिक समानता ला दें, यानी कि अमीरी गरीबी का भेद खत्म कर दें, तो अपने आप हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी। क्या ये बात बिल्कुल सही है? समाज में हिंसा होती क्यों है? क्योंकि आर्थिक समानता है, आर्थिक असमानता है। तो समाज में जो अमीरी गरीब का भेद है इसकी वजह से हिंसा होती है। तो गांधी कह रहे हैं कि अगर हमें अहिंसा लेकर आनी है तो हमें आर्थिक समानता लानी होगी, हमें स्वतंत्रता लेकर आनी है तो हमें आर्थिक समानता लानी होगी। तो इस प्रकार से आर्थिक समानता अहिंसा और स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। तो आर्थिक समानता मतलब इकोनॉमिकल इक्वेलिटी। तो महात्मा गांधी ने आर्थिक समानता की बात की है। उन्होंने कहा है कि उनके दर्शन के हिसाब से समाज में शांति तभी रह सकती है, समाज में न्याय जभी हो सकता है, और समाज में सच्ची स्वतंत्रता तभी आ सकती है जब सभी लोगों को आर्थिक अवसर समान मिले, सभी लोगों को रिसोर्सेज का अपना हिस्सा मिले और अमीर गरीब की जो खाई है उसे कम किया जा सके। क्योंकि देखो, मान लो हमारा देश आज़ाद भी हो गया दूसरे शक्ति से, लेकिन जो लोग गरीब हैं वो तो आज भी अमीरों के गुलाम ही रहेंगे। उन्हें तो आज भी बंधुआ मजदूरी करनी पड़ रही है एक तरीके से, उनके पास तो अभी भी वही है, नौकरी की इच्छा के लिए भटक रहे हैं। तो व्यक्ति को सच्ची स्वतंत्रता जब तक नहीं मिल सकती, भाई सच्ची स्वतंत्रता जब तक नहीं मिल सकती गांधी जी के अनुसार, जब तक आर्थिक समानता ना हो, लोगों का शोषण ना हो। अंबेडकर ने भी यही कहा था कि अगर आप ये कह रहे हो कि आपको समानता लेकर आनी है तो आपको सबसे पहले आर्थिक समानता लानी पड़ेगी। अगर आप आर्थिक समानता ला दोगे तो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के बीच में भेदभाव अपने आप खत्म हो जाता है। ये सब जो चोचले हैं गरीबी के हैं, जहाँ जातिवाद चलता है, धर्मवाद चलता है, अमीरों के यहाँ चोचले नहीं चलते। तो आर्थिक समानता अगर हम ला देंगे तो समाज में असमानताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो गांधी कह रहे हैं कि अहिंसा और शोषण का आपस में संबंध होता है। गांधी जी का मानना था आर्थिक असमानता समाज में शोषण और हिंसा का कारण है। कुछ लोग अत्यधिक धन और संसाधन का भंडार रखते हैं, अन्य लोग गरीबी, भुखमरी और वंचना का शिकार हो जाते हैं। कह रहे हैं आर्थिक असमानता के बिना, यानी कि आर्थिक समानता के बिना समाज में शोषण और संघर्ष का अंत करना संभव नहीं है। यानी कि जब तक अमीरी गरीबी का भेद रहेगा तब तक समाज में शोषण होता ही रहेगा, अमीर गरीब का शोषण करता ही रहेगा, और ये अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन करता रहेगा, और ये अहिंसक शोषण होगा। यानी कि इसमें हिंसा तो नहीं होगी, बट बंदे का जो है मानसिक रूप से उसे शोषण किया जाएगा, शारीरिक रूप से शोषण किया जाएगा। इस तरीके से शोषण किया जाएगा कि बंदे को पता ही नहीं चलेगा। 8-8 घंटे लगातार ऐसा काम करवाया जाएगा, बंदे को सैलरी दी जाएगी, बंदे को लगेगा मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन रियल में उसका शोषण हो रहा होगा, उसे पता ही नहीं चलेगा। गांधी जी स्वराज और आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। गांधी जी का मानना था स्वराज जो है वो आज़ादी तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वराज तो आर्थिक स्वतंत्रता से आएगा जब गरीब और वंचित वर्ग स्वतंत्र होंगे। अगर हमारा देश आज़ाद भी हो जाए तो भी गरीब और जो वंचित लोग हैं उन्हें अन्याय का शिकार होना ही पड़ेगा। तो अगर हम आर्थिक समानता लाएंगे तभी गरीब और वंचित जो लोग हैं वो समाज के हिस्सा बन पाएंगे। उन्होंने गरीब और कमजोर लोगों के एम्पावरमेंट की बात की है। गांधी जी ने सर्वोदय का सिद्धांत दिया है
उनके सर्वोदय का सिद्धांत ये कहता है कि अंतिम व्यक्ति का भी उत्थान होना चाहिए, यानी कि समाज का जो सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति भी होगा उसका भी विकास होना चाहिए, उसे भी आजीविका कमाने के अवसर मिलने चाहिए, किसी भी गरीब का शोषण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा जब तक समाज का कमजोर वर्ग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा तब तक समग्र स्वतंत्रता को कोई अर्थ ही नहीं है। और इसके लिए गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया है। गांधी जी की ट्रस्टीशिप की थ्योरी ये कहती है कि धनी व्यक्तियों को अपनी संपत्ति का उपयोग अपने लाभ के बजाय समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। ये विचार समानता पर आधारित है। गांधी ने आधुनिक सभ्यता को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करना चाहता है व्यक्ति, उपभोक्तावाद को बढ़ावा देना चाहता है, इसी से असमानता जन्म लेती है। उन्होंने कहा सादा जीवन जियो और उच्च विचार रखो, तभी हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। सादा जीवन जीकर ही हर चीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है। गांधी ने समझाया कि आर्थिक असमानता समाज में संघर्ष लेकर आती है, विद्रोह लेकर आती है, हिंसा लेकर आती है। अगर हम आर्थिक समानता ला दें तो शांति और सामूहिक भाईचारे को हम बढ़ावा दे सकते हैं। अहिंसक समाज की नींव है। तो निष्कर्ष ये निकलता है गांधी जी का जो आर्थिक समानता का सिद्धांत है वो ये कहता है कि भाई अहिंसा और स्वतंत्रता का आधार है ये। अगर हर एक व्यक्ति जो है आर्थिक रूप से संपन्न होगा तो समाज में हिंसा नहीं होगी और हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता को फील कर पाएगा। लेकिन अगर समाज में असमानता बनी रहेगी, अमीर गरीबी का भेद बना रहेगा, तो व्यक्ति स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि शोषण, गरीबी और दमन को खत्म कर दो, समाज में अपने आप अहिंसा स्थापित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है उदारवाद पर गांधी जी के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो लिबरलिज्म पर गांधी जी के क्या विचार थे? तो देखो, गांधी जी उदारवाद के सिद्धांतों से प्रेरित थे। देखो, आज के बाद कभी भी उदारवाद शब्द सुनो आप, हालांकि आपको पता होगा, हम मास्टर्स में हैं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार आपको। उदारवाद का मतलब होता है कि उदारवाद की थ्योरी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है और जो सरकार है उसके इंटरफेयर को कम करने की बात करती है। यानी कि सरकार पर तो लिमिटेशंस लगाती है ये थ्योरी और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाती है। इस थ्योरी के हिसाब से ये है कि प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान होता है और ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को अवसर चाहिए होते हैं, अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, और सरकार हर एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज़ दे तो ऐसे में समाज का कल्याण होगा, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो उदारवाद की थ्योरी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की बात कर रही है और सरकार की लिमिटेशंस की बात कर रही है। महात्मा गांधी उदारवाद से प्रेरित थे, लेकिन वो इसमें थोड़ा सा संशोधन भी कर रहे हैं। यानी कि उदारवाद की जो पश्चिमी धारणा है, वेस्टर्न जो फिलॉसफी है, वो उसे स्वीकार कर रहे हैं कुछ पहलुओं को, लेकिन कुछ में संशोधन भी कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं गांधी जी उदारवाद में किस तरीके से प्रेरित थे और उन्होंने पश्चिमी जो उदारवाद है उसका कैसे विरोध किया। तो हम पहली बात कर चुके हैं, गांधी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते थे, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते थे। गांधी जी व्यक्ति स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते थे। उनके अनुसार हर व्यक्ति स्वतंत्र है, उसे अपने निर्णय लेने का अधिकार है, और उदारवाद भी यही कह रहा है कि इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए, हर व्यक्ति को अपने डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने स्वराज के सिद्धांत में भी कहा था कि हर व्यक्ति को अपना नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन देखो, जो गांधी का स्वराज है और जो वेस्टर्न फिलॉसफी का स्वराज है वो थोड़ा सा अलग है। वेस्टर्न फिलॉसफी का स्वराज सिर्फ व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, लेकिन जो गांधी जी की उदारवाद की थ्योरी है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ उसके ऊपर नियंत्रण की भी बात कर रही है। यानी कि पश्चिमी जो उदारवाद है, पश्चिमी उदारवाद सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, उस पर सेल्फ कंट्रोल की बात नहीं कर रहा। बट जो गांधी का उदारवाद है वो व्यक्ति स्वतंत्रता को बढ़ावा तो दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो सेल्फ कंट्रोल की बात कर रहा है, स्वराज की भी बात कर रहा है। तो गांधी का जो उदारवाद है सिर्फ बाहरी स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि वो आंतरिक स्वतंत्रता पर भी है। लालच, हिंसा और बुराई से भी आज़ादी को जोर दे रहा है, जबकि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसने लालच, हिंसा और बुराई की मुक्ति पर जोर नहीं दिया है। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का सामंजस्य। अब देखो, जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो सिर्फ स्वतंत्रता की बात कर रही है, गांधी स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं कि अगर आप स्वतंत्र हैं तो समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो पश्चिमी उदारवाद तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, लेकिन गांधी इसे ड्यूटी के साथ भी जोड़ते हैं। गांधी का कहना है कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपने अधिकारों को प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि दूसरों के कल्याण और समाज की भलाई के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से गांधी का जो उदारवाद है वो वेस्टर्न फिलॉसफी से अलग है। वेस्टर्न फिलॉसफी सिर्फ व्यक्ति की जिम्मेदारी की बात कर रही है, माफ कीजिएगा, व्यक्ति की सिर्फ स्वतंत्रता की बात कर रही है, जिम्मेदारी की बात नहीं कर रही है। जबकि गांधी की जो स्वतंत्रता की अवधारणा है वो व्यक्ति की जिम्मेदारी की बात कर रही है। गांधी का जो उदारवाद है वो प्राकृतिक समानता और अहिंसा पर आधारित है, जबकि वेस्टर्न फिलॉसफी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो गांधी ने समानता के सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने कहा आत्मा की समानता है, सभी मनुष्य एक ही ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने अहिंसा को सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष में एक सिद्धांत के रूप में देखा, लेकिन पश्चिमी उदारवाद में अहिंसा के सिद्धांत को नहीं देखा जाता। गांधी जी का राजनीतिक और आर्थिक स्वराज था। तो पश्चिमी जो उदारवाद है वो पूंजीवाद की थ्योरी पर चलता है, कैपिटलिस्ट की थ्योरी पर चलता है, हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति को बढ़ावा देता है। लेकिन गांधी ने इसका विरोध किया। गांधी कह रहे थे बड़ी बड़ी मशीनें होनी नहीं चाहिए, छोटी छोटी मशीनें होनी चाहिए ताकि सभी लोगों को नौकरी मिल सके, क्योंकि अगर मशीनों से सारे काम होने लग जाएंगे तो लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी। और ये बात आज के टाइम पे बिल्कुल सिद्ध भी हो रही है, क्योंकि 500 बंदों का काम एक अकेले मशीन कर रही है। तो एक अकेली मशीन जो है वो 10 लोगों को सिर्फ रोजगार दे रही है, लेकिन 490 लोग उसकी वजह से बेरोजगार भी हो रहे हैं।
तो इसलिए गांधी जी ये कहते थे कि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, गाँव का देश है, यहाँ पर मशीनीकरण नहीं होना चाहिए बल्कि छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया है। गांधी ने उदारवाद की थ्योरी पर नैतिकता पर जोर दिया है कि व्यक्ति की अगर स्वतंत्रता है तो उसके कुछ मूल्य भी होने चाहिए। गांधी शांति और संवाद के समर्थक हैं। उदारवाद जो है वो बहस और संवाद का समर्थन करता है। गांधी जी ने भी इसे अपने आंदोलन का हिस्सा बनाया। उनके संवाद और अहिंसात्मक जो तरीके हैं वो सामाजिक और राजनीतिक बदलाव को लाने का सबसे बड़ा साधन थे। उन्होंने कहा कि समाज और राजनीति में यही बदलाव आ सकता है जब आपकी संवाद की प्रक्रिया हो, लगातार सरकार से आप संवाद करते रहें, क्योंकि अगर आप सरकार से संवाद छोड़ देंगे तो सरकार आपकी कमियां जो हैं उसे समझ लेगी और आपके ऊपर अत्याचार करेगी। निष्कर्ष से निकलता है कि महात्मा गांधी का जो उदारवाद था वो पश्चिम के उदारवाद से प्रभावित थे। उन्होंने पश्चिम उदारवाद के बहुत सारे मूल्यों को अपना भी लिया, लेकिन उन्होंने उसे नैतिकता से जोड़ा, स्वतंत्रता, समानता और ह्यूमन राइट्स को भी स्वीकार किया। उन्होंने इसे स्वराज के साथ जोड़ा है और सत्याग्रह के साथ भी जोड़ा है। तो अब तक हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं। जो अगले 5 क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो अच्छी ही बात है, नहीं आ रही हो तो कमेंट जरूर करना, ताकि अगली जो वीडियो है उसमें हम और भी अच्छे से चीज़ें आपको समझा सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।